हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग मॉडल टेस्ट पेपर सेट 2। अगर आपने अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 नहीं देखा अकाउंटिंग का तो पहले आप उसको देख लो, फिर आप सेट 2 देखना स्टार्ट करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए फ्री है बट इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो आ जाओ, हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल टेस्ट पेपर सेट 2 डिस्कस करना। तो पहला क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, ट्रू फॉल्स विद रीजन हमें बताना है। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस यहाँ पर रहता है हमारे पास। बोलता है स्टेट विद रीजंस whether the following statements are true or false. बोलता अमाउंट spent for the construction of temporary huts which were necessary for the construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure। तो ये देखो सही बात बोल रहा है। जब भी देखो हमारा अभी जो ये सिनेमा हाउस बनाना है, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, हमारा एक एसेट बन रहा है। इसके लिए किया गया सारा एक्सपेंडिचर हमारा कैसा होता है बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। और आपको दिख रहा है ये टेम्पोरली बनाया गया है किसके लिए, ये इसी के लिए बनाया गया कि मान लो जैसे वर्कर वगैरह रहेंगे जो लोग उसमें अभी स्टे करेंगे, जैसे काम सब हो गया हमारा, वो हट हम लोग वहां से हटा देंगे, तो उसमें जो भी खर्चा लगा ये सब सिनेमा हाउस के कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट में सब कुछ जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारा कैपिटलाइज होगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, तो नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि देखो एक्रूअल हम लोग क्या करते हैं, एक्रूअल बेस पे चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी इनकम हुआ उसको हम लोग लिखते हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ उसको हम लोग लिखते हैं। बट कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस में हम लोग बोलते हैं जितना हम लोगों को पैसा मिल गया उतना का इनकम हम लोग बुक कर सकते हैं, और जितना हमने पैसा पे किया उतना का एक्सपेंडिचर हम लोग वहां पर बुक कर सकते हैं, है ना। तो ये फॉल्स है। बोलता है reducing balance method of depreciation is allowed to have a यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टुगेदर। तो ये बात दो सही बोल रहा है। क्या समझते पहले आपने एक बार हम लोग, बोलता है क्या, जैसे मान लो हमारे पास कोई 1 लाख रुपए का मशीन है, ठीक है। इस पे अगर 10% का मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और एसएलएम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हर साल 10,000 करके चार्ज होगा, सही बात है। बट क्या होता है समझो, क्या होता है समझो, अगर कभी ऐसा हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ कि नहीं सर हम लोगों को ना हम लोग को डब्ल्यू फॉलो करना है, मैं ठीक है फॉलो करो, क्या दिक्कत है। तो उसमें क्या होता है बताओ, अब उसमें होगा ये 1 लाख रुपया माइनस 10,000, ये 90, फिर इसके ऊपर होगा 10%, मतलब कितना होगा 9,000, 81,000, फिर इसके ऊपर होगा 10%। आपको समझ में आ रहा है क्या, इस तरह से घटते जाएगा डिप्रिसिएशन। आपको दिख रहा है क्या, दिन पर दिन जो हर साल जो है यहाँ पर डिप्रिसिएशन का अमाउंट घट जा रहा है, आपको दिख रहा है ये चीज। हाँ सर दिख तो रहा है। तो देखो अगर ऐसा हुआ फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर बार घट रहा है, कि क्यों पता है, ये हमारा जो होता है डब्ल्यू में, ये पता है क्यों होता है, क्योंकि आगे चल के मशीन का जो एफिशिएंसी है उसको बनाए रखने के लिए ना हम लोगों को रिपेयर्स का खर्चा भी आता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी आता है। तो ये बोलता है क्या, एक काम करो आप ना, आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम दिखाओ, क्योंकि आगे चल के रिपेयर्स मेंटेनेंस भी तो आने वाला है, उसका खर्चा भी तो आने वाला है। तो जो हमारा डब्ल्यू मेथड है ना, वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता है, और ये कम अमाउंट इसलिए चार्ज करता है, बोलता है क्या आगे चल के रिपेयर्स मेंटेनेंस होगा तो ये इससे बराबर हो ही जाएगा। क्लियर है क्या। तो वही देखो ये बोल रहा है क्या यहाँ पर, पढ़ते एक बार, reducing balance method of depreciation is allowed to have a uniform charge for depreciation, depreciation चार्ज हो ही रहा है, अमाउंट घट घट के चार्ज हो रहा है हर बार, और साथ साथ रिपेयर्स मेंटेनेंस भी होते जाएगा तो हम लोग को वो बराबर हो जाएगा। फिर ये तो हम लोग एमटीपी 1 में भी था हमारा, हाँ ये एमटीपी 1 में भी था। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। तो यहाँ पर सही बात बोल रहा है, जो डिस्काउंट होता है रिटायरमेंट, याद है आपको रिटायरमेंट मतलब क्या, ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट करेंगे तो उसको कुछ डिस्काउंट रिबेट उसको मिलेगा। और ये ड्रॉई, ड्रॉई मतलब जिसके नाम पे बिल ड्रॉ किया गया था, है ना, तो उसको थोड़ा डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है एक तरह से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके लिए फायदा तो है। इफ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज आर टेकन इन द नेम ऑफ पार्टनर्स एंड प्रीमियम इज पेड फ्रॉम द फर्म, देन रिटायरिंग पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू सरेंडर वैल्यू ऑफ हिज पॉलिसी ओनली। तो फॉल्स है ये। देखो आप जॉइंट लाइफ पॉलिसी लो या फिर आप इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी लो, अगर प्रीमियम फर्म से जा रहा है तो ये फर्म का पॉलिसी, किसी इंडिविजुअल पार्टनर का पॉलिसी नहीं होता ये। हाँ, पार्टनर के नाम पे वो अलग चीज है, मतलब उसके नाम पे पॉलिसी लिया गया, मतलब उसके नाम पे पॉलिसी लिया गया, मतलब ये नहीं कि वो उसका हो गया, है ना। तो ये फर्म का है,
है ना, ये फर्म का है, तो जो भी पैसा आएगा सब में बटेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर किसी पार्टनर को जाएगा। तो यहाँ पर आप जेएलपी करो या आईएलपी, मतलब जॉइंट लाइफ पॉलिसी या इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, ये फर्म का पैसा तीनों पार्टनर में, दोनों पार्टनर जितना पार्टनर होगा सब में बटेगा, तो ये फॉल्स है, सिर्फ एक पार्टनर को नहीं जाता है। नेट इनकम इन केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इज डिटरमिन्ड बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस को। अगर वोकेशन होता है, मतलब जो हम लोग मान लो हॉबीज वगैरह हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उससे हम लोग कमा रहे हैं, जैसे मान लो टीचिंग मेरा हॉबी है, उससे मैं कमा रहा हूँ, है ना, मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मान लो मैं सीए नहीं हूँ और मैं कमा रहा हूँ इससे पढ़ाकर, तो वही वोकेशन में हम लोग आ जाएगा ये चीज़। लेकिन ये चीज़ समझना, इसके लिए हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही नहीं चलता है काम, तो ये भी हमारा फॉल्स है ना। तो आप आंसर यहाँ देख सकते हो, और ये आपको पीडीएफ अगर चाहिए जो अलग अलग किया हुआ है, ये आपको पता है पूरा जो पीडीएफ है मेन वो 800 पेजेस का है, तो जो अलग अलग किया हुआ है अकाउंटिंग के लिए वो मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना। चलो, आपको दिख रहा है ये सब, है ना। तो अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ ये इस क्वेश्चन को, मैं थ्योरी वाला डिस्कस अभी नहीं करूंगा, ठीक है। अभी आ जाओ आप। नेक्स्ट है बीआरएस। On 31st March 2024, the bank passbook of Sita showed a balance of rupees 3 लाख। तो पासबुक में 3 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है, मतलब पासबुक क्रेडिट दिख रहा है, ठीक है। तो भैया अगर पासबुक क्रेडिट दिख रहा है तो हमारा कैश बुक डेबिट दिखना चाहिए 3 लाख रुपए। क्या होता है पढ़ते हैं, टूअर क्रेडिट वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 2,55,500। क्या ये मिल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं मिल रहा। और चेक करते हैं क्यों नहीं मिल रहा। बोलता ऑन स्क्रूटनी ऑफ द टू बुक्स सी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। तो क्या क्या यहाँ पर डिफरेंस का कॉज है, अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पर दोनों बैलेंस जब दिया हुआ ना, जैसे हम लोग लास्ट वाला वीडियो किए थे वहां पर एक बैलेंस दिया था, हम लोग उसको लेकर आगे बढ़ गए, है ना। आई थिंक पासबुक का ओवरड्राफ्ट था उसमें तो, बट यहाँ पर कैसा है, दोनों बैलेंस दिया, आप कोई भी एक लेके स्टार्ट कर सकते हो। चलो मान लो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कैश बुक का बैलेंस लेके, तो मैं कैश बुक लेके स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो पासबुक लेके भी स्टार्ट आप कर सकते हो। अब देखो, आप अगर एक चीज ध्यान में रखना, आप अगर यहाँ पर कैश बुक लेके स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एंड जो बैलेंस है वो 3 लाख रुपए, इसका मतलब आना चाहिए। कैश बुक लेके स्टार्ट कर रहे हो और हर वो चीज करने को आप तैयार हो जो पासबुक में हुआ है, करेक्शन करने को रेडी हो, तो हम लोग दिखा देंगे। बार बार समझना, करेक्शन हम लोग कैश बुक में अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम लोग अमेंडेड कैश बुक नहीं बना रहे हैं, हम लोग बस एक सीट में सारा डिफरेंसेस का रीजन लिख रहे और बता रहे क्या इन इन डिफरेंसेस के वजह से ये 3 लाख रुपए नहीं हुआ था, वो बस दिखा रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं, है ना। और देखते हैं, बोलता सी हैज इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,60,000। इशूड मतलब पेमेंट कर रखा है ना। आउट ऑफ विच ओनली 64,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक में इतना ही गया है, तो बाकी 96 तो अभी बैंक में गया ही नहीं है। लेकिन मैंने जब इशू किया होगा मैं हाथों हाथ घटा दिया, है ना, मैंने लेस कर दिया पूरा का पूरा 1,60,000। बट बैंक से कितना घटा है? सिर्फ 64। आपको लग रहा है क्या कैश बुक घटा हुआ है? कैसे मिलेगा कैश बुक? हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा कितना से? 96 से। 1,60,000 माइनस 64। सी रिसीव्ड अ चेक फॉर रुपीज 10,000 विच सी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक। तो कैश बुक में लिख लिया, कैश बुक बढ़ा दिए, बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक में गया ही नहीं है, तो बैंक तो बढ़ा ही नहीं, हमारा कैश बुक तो बढ़ गया। कैसे मिलेगा? घटा दो कैश बुक। ओके, कैश बुक लेस कर देंगे 10,000 रुपए से हम लोग। A check of 44,000 deposited by her has not been cleared yet। ये चेक हम लोग जमा कराए हैं बट क्लियर ही नहीं हुआ है। तो हम तो कैश बुक में हाथों हाथ बढ़ा दिए होंगे जैसे ही जमा कराए, बट क्या एक्चुअल में क्लियर हुआ है? नहीं सर। तो क्लियर नहीं हुआ तो आप एक काम करो, 44 को आप लेस करो, क्योंकि कैश बुक बढ़ा हुआ है, कैसे मिलेगा? हम लोग कैश बुक लेके काम करना, हम लोग घटा दें कैश बुक को। बैंक हैज क्रेडिटेड एट एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 3,000। तो बैंक क्रेडिट किया मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट दिया हम लोग को, तो कैश बुक हमारा घटा हुआ है, कैसे मिलेगा? कैश बुक को ही बढ़ाना पड़ेगा 3,000 से, तो कैश बुक 3,000 बढ़ा देंगे हम लोग। वाइल चार्जिंग 500 एज बैंक चार्जेस। तो साथ साथ वो बैंक चार्ज भी डिडक्ट किया है, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस घटा होगा, कैश बुक बढ़ा है। क्या करें हम लोग कैश बुक भी घटाए थे 500 रुपए से, काम हो जाएगा अपना। अब आओ चेक करते हैं हम लोग, तो हमारे पास 2,55,500 था। क्या क्या हम लोग को प्लस करना है? प्लस करना हम लोग को 96, प्लस करना हम लोग को 3,54,500। ठीक है, आ रहा है इतना इतना आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। अब लेस क्या करना हम लोग को? लेस करना हम लोग को यहाँ पर लेस होगा ये 10,000, लेस होगा ये 44,000, लेस होगा ये 500, है ना। तो 3,54,500 माइनस 500,
ये करके 3 लाख रुपए आ रहा है क्या? हाँ ये तो आना चाहिए। तो बैलेंस एज पर पासबुक ये आ गया, है ना। अब अगर यही आप अगर स्टार्ट किए होते अपना क्या लेके बताओ, आपने स्टार्ट किया होता अगर 3 लाख रुपए लेकर मतलब पासबुक का बैलेंस लेकर, तो आपका 2,50,500 आपको दिखना चाहिए था। तो ये हो गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो हम लोग का जो डिफरेंस दिख रहा था उसका सारा रीजन पता चल गया हम लोग को, और एग्जैक्ट इसी वजह से है। अगर समझो ये सब करने के बाद भी नहीं मिल रहा होता ना तो दिक्कत था, मतलब कुछ फ्रॉड हुआ, कुछ तो यहाँ पर हुआ, एरर हुआ, देखना पड़ेगा फिर, है ना। चलो बढ़ते आगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का समय ये बोलता है क्या, एम्बियंस लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड्स बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट। ओके, तो हम लोग फिजिकल यहाँ पर समझ लो या वेरिफिकेशन वगैरह करवाए हैं, जिससे हम लोग क्या पता चला, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पता चला कि इतना कुछ एक अमाउंट का स्टॉक रहता है ना, हर क्वार्टर के एंड में। ठीक है। The company's year ends on 31st March 2024 and their accounts have been prepared to that date। हम लोगों को 31 मार्च 24 हमारा ये जो है अभी रिपोर्टिंग डेट है, हमारा ईयर एंड होगा यहाँ पे। The stock valuation is taken on 31st March 2024 was however misleading। अब जो स्टॉक टेकिंग हुआ था ना 31 मार्च 24 को, हर क्वार्टर के एंड में करता है, तो मान लो ये लोग पहला क्वार्टर किया होगा, ये लोग अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून, फिर जुलाई टू सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर टू दिसंबर, और फिर जैन टू मार्च। हर क्वार्टर में से क्या होगा, बोलते हैं जो लास्ट क्वार्टर में हुआ ना 31 मार्च को, हम लोग को लगता है वो सही नहीं है, तो दिक्कत हुआ उसमें। एंड यू हैव बीन एडवाइज्ड टू वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2024, और आपको बुलाया गया है इसको वैल्यू करने के लिए। With the stock figure as on 31st December 2023 and some other information is available to you। बोलता है क्या, जो 31 दिसंबर को था ना वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आपको बस ये 3 महीना का अकाउंटिंग करना और कुछ नहीं, मैं 3 महीने का आपको यहाँ पर स्टॉक चेक करना है, करके आपको बताना फाइनल क्या होगा 31 मार्च 24 को। तो बोलता है क्या, जो कॉस्ट ऑफ स्टॉक था 31 दिसंबर 2023 को ना, वो इन्वेंट्री सीट में 80 दिख रहा था, 80,000। अब देखो ये जो इन्वेंट्री सीट में दिख रहा है 80,000 ना, ये फिजिकल इन्वेंट्री चेकिंग के हिसाब से यहाँ पहले ही बोल दिया था, ठीक है ना। ठीक है सर, तो यहाँ पर 80,000 हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं हमारे पास स्टॉक था 31 दिसंबर को। अब आओ हम लोग चेक करते हैं कि ये 31 दिसंबर, समझो यहाँ से आप अगर 31 दिसंबर है और ये 31 मार्च है ना, 31 दिसंबर 23 होगा और ये 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अपने को बता रहा 80,000 रुपये यहाँ पर स्टॉक है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है अब। ठीक है, बोलता है क्या, अब पेज टोटल बोलता है ऑन 31 दिसंबर स्टॉक सीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। क्या क्या गलती इन लोगों से बोलता है क्या, अब पेज टोटल ऑफ 5,000 हैड बीन कैरिड टू द समरी सीट एज ₹6,000। तो गलती हुआ है, एक हेयर बढ़ा के दिखाया है, तो एक काम करो पहले ना, पहले काम करो 80 में से एक तो पहले घटा ही दो, ये तो एरर या ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बीच में, बस एरर दिख रहा अभी तो। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, टोटल ऑफ अ पेज हैड बीन अंडर कास्ट बाई ₹400। तो ये घटा के रखा है, क्या करें हम लोग, कम जोड़ा है, बढ़ा देते इसको हम लोग, तो इसको बढ़ाते हैं हम लोग। तो पहला बात तो अपडेटेड अमाउंट कितना आ गया, 80 प्लस 1, सॉरी 80 माइनस 1 प्लस 400, तो ये 79,400, तो ये आ गया अपडेटेड। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजेक्शन कुछ दिया क्या। हाँ, बोलता है क्या, इनवॉइस ऑफ परचेज इंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग क्वार्टर फ्रॉम जैन टू मार्च टोटल 70,000। तो 70,000 के यहाँ पर हम लोग का परचेज हुआ है, तो 70,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा ना, बट बोलता नहीं रुको, ध्यान से देखो क्या क्या हुआ है। बोलता आउट ऑफ दिस 6,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31 दिसंबर 2023। मतलब 6,000 पहले ही मिल चुका था। आप एक चीज समझना, ये 80 कैसे आया था फिजिकल इन्वेंट्री के हिसाब से, तो ये 6 भी तो उसमें काउंट हो गया होगा, क्योंकि हम लोग तो बैठ बैठे गिन रहे थे, मान लो ऐसे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हम लोग कर रहे थे, तो 6,000 तो ऑलरेडी काउंट हो गया होगा, क्योंकि पहले ही आ गया था दिसंबर से पहले ही। तो इसका मतलब ये जो परचेज है इसमें बस 64 इस बार आया होगा, हम लोग ऐसा लग रहा है। तो इनवॉइस भले ही अभी मिल रहा है, पहले ही गुड्स मिल गया था 6 का, तो उसका बात छोड़ो ना, क्योंकि ये 6 तो ऑलरेडी इसमें काउंट हो गया होगा, तो अभी 64 खाली काउंट करना पड़ेगा हम लोग को। और आगे बढ़ते हैं, बोलता है इनवॉइसेस इंटर्ड इन अप्रैल 24, अप्रैल में इनवॉइस इंटर्ड हुआ है, बट गुड्स रिसीव कब हुआ है, मार्च में, कितना 7,000।
तो हम लोग कैसे मान रहे हैं यहाँ पर, हम लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि जब गुड्स मिला है तब का हम लोग को रिकॉर्डिंग करना है। तो इसका मतलब ये मार्च में आ गया तो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो एक्चुअल में कितना हो गया, 70 माइनस 6 प्लस 7, 71 का हम लोगों को परचेज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 71 का परचेज रिकॉर्ड होगा। क्लियर है क्या? फिर बोलता है सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल 90,000। ओके, तो सेल्स हम लोग इनवॉइस किए हैं 90,000 फ्रॉम जैन टू मार्च। लेकिन बोलता है इसमें से 5,000 ऐसा है जो गुड्स पहले ही डिस्पैच हो चुका 31 दिसंबर पहले। तो ये तो पहले डिस्पैच हो गया ना, हटाओ पहले उसको। तो अभी डिस्पैच तो हुआ नहीं है, हम लोग डिस्पैच के बेस में यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, रिलेटेड टू गुड डिस्पैच बिफोर इतना, गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर 31 मार्च, बट उसका इनवॉइस बनेगा अप्रैल में। तो हम लोग क्या मान रहे हैं डिस्पैच के बेस पे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल और हुआ है 4। इसका मतलब कि इसमें रिकॉर्डेड नहीं है, इनवॉइस नहीं बना। तो समझो यहाँ पर 90 माइनस 5 प्लस 4, ये 89 आ रहा है। बट आप एक चीज समझना, ये 89 तो सेल है। क्या एक बात बताओ, ये जो है 79,400, ये जो 71, ये सेलिंग प्राइस है, ये तो कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें से हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो अपने को चाहिए होगा कितना प्रॉफिट ये लोग अर्न करता है, आपको बताएगा सब में हमेशा, है ना। तो देखो आप यहाँ आपको बता रहे हैं यहाँ पर, द ग्रॉस मार्जिन अर्नड बाय द कंपनी इज 25% ऑफ द कॉस्ट, 25% ऑफ द कॉस्ट। तो आप समझो अगर 25% ऑफ द कॉस्ट अगर है, तो एक चीज समझना आप, 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन कॉस्ट है, सेल पे कितना होगा 1/5, है ना। या फिर ऐसे समझो ना आप कि अगर 25 प्रॉफिट है, 100 कॉस्ट है, तो 125 क्या हो जाएगा यहाँ पर सेल प्राइस, है ना। तो 25/125, 1/5 का यहाँ पर हो गया प्रॉफिट। तो ये जो 89,000 है ना, 89,000, इसको हटाने के बाद जो आ रहा है ये रहा 71,200, सिर्फ इतना घटेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट एट इनवॉइस वैल्यू ऑफ 1500 हैज बीन इशूड टू कस्टमर। क्रेडिट नोट का मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग किसी के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तब देना पड़ता है क्रेडिट नोट। ठीक है, तो आप समझो जब सेल रिटर्न होता है ना, तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करते हैं, तो इसका सेल रिटर्न है ये। आप सोचो सेल रिटर्न है तो गुड्स आएगा हमारे पास, फिर से स्टॉक बढ़ जाएगा कितना का, तो सेल रिटर्न है 1500 का, लेकिन इस 1500 में भी तो प्रॉफिट होगा, ये तो सेलिंग प्राइस है। तो आप बताओ 1500 माइनस 1/5 मतलब 300 आप हटा दो, तो 1200 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर 1200 ऐड भी करना है। तो फाइनल क्या हो रहा है स्टॉक का प्राइस, 79,400 प्लस 71,000 माइनस 71,200 और प्लस 1200, 80,400 हमारा 31 मार्च 24 को यहाँ पर दिखना चाहिए, है ना। और देखते हम लोग, दिख रहा है क्या आपको ये सब चीज, कर पाओगे इस तरह से, है ना। चलो नेक्स्ट, फिर डिप्रिसिएशन का समय यहाँ पर क्या बोलता हो देखते हैं। बता मिसेस सूर्या लाइट्स परचेज अ सेकंड हैंड मशीन ऑन 1 जैन 2020 फॉर ₹3,20,000। ओके, दिख रहा ना यहाँ से। तो यहाँ पर 1 जैन 20, ठीक है, यहाँ पर कितना में खरीदा है, सेकंड हैंड सामान खरीदा है 3,20,000। तो इस पे कुछ रिपेयर वगैरह अगर हुआ तो ये भी कॉस्ट में ऐड होगा, है ना। बोलता है इस पे क्या किया, फिर ओवरऑलिंग कराया है 3,00,000, थोड़ा दिख नहीं रहा है, अब लो अब दिखेगा। ठीक है, 3,20,000 उस पे बोलता है ओवरऑलिंग का इन्वेस्टमेंट कराया जिसमें लग गया हम लोग को 80,000 रुपया। तो टोटल जो अपने पास है अभी तक 4,00,000 रुपया लगा है। क्लियर है ये चीज, 4,00,000 रुपया अपने पास टोटल लगा है। फिर बोलता है अनदर मशीन वाज परचेज फॉर ₹1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2020। ठीक है, तो यहाँ पर 1/7/20 को 1,60,000 रुपया यहाँ पर लग गया। ठीक ना, तो 1,60,000 यहाँ पर और लग चुका है। अब बोलता है क्या, ऑन 1 जुलाई 2022, मतलब समझो यहाँ पे अगर मान लो कैलेंडर ईयर अगर फॉलो कर रहेगा, है ना, कर रहा होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 2022-2023। तो यहाँ पर ईयर कब एंड हो जाएगा 31 दिसंबर 20, फिर नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा 31 दिसंबर 21। अब मान लो यहाँ पर 1 जुलाई 22 को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर 1 जुलाई 22 को क्या बोलता है,
कि जो मशीन इंस्टॉल्ड हुआ था ना 1 जनवरी 2020 को, उसको हम लोग बेच दिए हैं 1,60,000 में। ओके, तो यहाँ पर 1,60,000 में बिक गया ये मशीन। कौन सा? जो 4 लाख का खरीदा गया था 1/1/20 को, ठीक ना। ओके, फिर क्या बोलता है, अनदर मशीन अमाउंटेड टू ₹60,000 was purchased and was installed on 30th September 2022। तो ठीक है, 30 सितंबर जस्ट उसके थोड़ा दिन बाद, है ना, यहाँ पे खरीदा गया है, मतलब 3 महीना आई थिंक बाद यहाँ पे खरीदा गया है। कितना का? 60,000 का। ठीक है, अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब एसएलएम का बात कर रहे हैं यहाँ पर। However, from the year 2023, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation added 15% per annum। देखो, जब भी कभी हम लोगों को चेंज करना होता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या होता है समझो, आप जब भी कोई भी अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, समझो अभी आप फिक्स एसेट है ना, उस पे अगर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है तो आपको ना क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन का मेथड आपको एक चूज करना पड़ता है। ठीक है, वो आप अपने एसेट का, जो आप एसेट से जो बेनिफिट लेने वाले हो ना, उसका पैटर्न आप देखकर क्या करते हो, आप चूज करते हो अपना मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट उसको रिव्यू करना पड़ता है हमें टाइम टाइम पे। और अगर आपको लगता है कि हमारा एसिड का यूज करने का पैटर्न, जो बेनिफिट मिल रहा है उसका पैटर्न अगर चेंज हो रहा है, तो आप अपने मेथड को, रेट को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये सब जितना भी चेंज होगा ना, ये सारा का सारा चेंज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाएगा। मतलब इनका इफेक्ट जो होगा वो प्रोस्पेक्टिवली पड़ेगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। क्या होता है दोनों का मतलब सर? प्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो, अब आगे से आपको यहाँ पर चेंजेस दिखाना है। और रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस दिन ये एसिड आया था वहां से अगर ऐसा हुआ था तो कितना हम लोगों को चेंज करना पड़ता। या फिर मान लो सब में मेंशन किया रहेगा, नहीं मान लो 1/1/15 से 1/1/18 से आपको चेंजेस आपको कंसीडर करना है, तो वो होता। लेकिन ये जो है, हम लोग इंटर में आएंगे, हम लोग एएस पढ़ेंगे, AS 5 में हम लोग बताया, हमको बताया गया यहाँ पर कि भाई अगर ऐसा कुछ चेंजेस होता है तो ये सब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है, और इसको हम लोगों को अकाउंटिंग करना है प्रोस्पेक्टिव बेस पे। ठीक है, तो ये सब 23 में हुआ ना, 22 में सील हुआ, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, जब सबसे पहले इन्होंने 21 में 20 में परचेज किया, ठीक है, तो इसमें पूरा साल का डेप्रिसिएशन होगा, है ना, कितना होगा? 20%। तो 80,000 इसका डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ये 1,60,000 का आया था, इससे भी 20% होगा, बट 6/12, 6 महीने चला ना, तो 16,000। टोटल डेप्रिसिएशन 96। टोटल वैल्यू कितना होगा? मान लो दो मशीन है, मशीन 1 का वैल्यू कितना रहेगा, मशीन 2 का वैल्यू कितना रहेगा? मशीन 1 का वैल्यू रहेगा ईयर एंड पे 3,20,000, है ना, क्योंकि 4 लाख था -80, और मशीन 2 का वैल्यू रहेगा 1,44,000। बोलो क्लियर है ये चीज? फिर उसके बाद क्या होगा, फिर पूरा हमारा ये 31-20 के बाद पूरा 20-21 ये पूरा साल चला है ना, तो फिर से डेप्रिसिएशन और 80,000 होगा, क्यों? ओरिजिनल कॉस्ट पे है, तो ये 2,40,000 बचेगा, और ये हमारा 1,60,000 पे होगा 20%। अब कितना होगा ये? 32,000। तो 1,12,000 आ रहा है क्या? यस, 1,12,000। ठीक है, बट ये एसेट बिक गया है, ये एसेट सेल हो गया है 6 महीना बाद, तो यहाँ से यहाँ तक 6 महीना का डेप्रिसिएशन, तो ये क्या होगा? 2,40,000 का 20% इंटू 6/12, ये कितना आ रहा है? 2,40,000, ये करके आ रहा है 2,16,000। इसको कितना में बेचा गया है? इसको बेचा गया है 1,60,000 में। आपको लग रहा है क्या लॉस हो गया? हाँ सर, लॉस तो हो गया है, लॉस हो गया है 56,000 का, तो ये लॉस हम लोग को बुक करना पड़ेगा। तो ये मशीन 1 तो खत्म हो गया, मशीन 1 है ही नहीं हमारे पास। मशीन 2 ये पूरा साल चला है ना, ये पूरा साल, पूरा 22 पूरा चलेगा ये, तो कितना डिप्रिसिएशन होगा इसके ऊपर? फिर से 32,000 होगा, 80,000 बच रहा है क्या? यस, इसका 80,000 बचेगा। और मशीन 3 तो अभी आया है, मशीन 3 तो अभी आया है, कितना में आया है? 60,000 में आया है, तो ये 60,000 माइनस 60,000 का 20%, अभी तक तो वही रेट है 3/12, तो 60,000 का 20%, ये 3,000, मतलब आ रहा है ये 57,000 ही आ रहा। तो 2022 के एंड में ये दोनों मशीन बचा होगा 80 + 57, 1,37,000। और अब इसके ऊपर, अब WDB के ऊपर रहेगा 15%, ये बोला ना,
इंटू 15%, तो लास्ट ईयर डिप्रिसिएशन जो होगा वो होगा 20,550, और जो बैलेंस बच के आएगा वो होगा 1,16,450। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये? और छोड़ देखते हैं हम लोग आंसर इसका एक बार। देखो ध्यान से, सबसे पहला तो ये 3,20,000 आया था, ये 80 इसी में कैपिटलाइज होगा, और ये 1,60,000 यहाँ पर और खरीदे हम लोग। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन पहला साल 96 होगा, और 3,20,000 1,44,000 इतना बचेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 4,64,000, जिसमें डिप्रिसिएशन कितना कितना होगा, एक पे होगा पूरा 80,000, एक पे होगा 32, तो करके इतना बैलेंस बचा होगा। तो ये बैलेंस आपको यहाँ पर दिख रहा। फिर 60,000 का परचेज हुआ था, है ना, इस साल, और जब सेल हुआ है 1,60,000, इस पे जो लॉस होगा ना वो 56 होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब ये निकाला गया है 4,00,000 -80 3,20,000, फिर -80 2,40,000, इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन होगा ना वो 24,000 होगा, 40 नहीं। ठीक है, तो ये आता 2,16,000, ये ऐसे दिखाना, ये सही नहीं है। ठीक है, डन। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर टोटल डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे बच रहा है 80 + 57 करके 1,37,000, और इसके ऊपर 15% आएगा 20,550। क्लियर है क्या ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी इजी है, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम लोग को सिंगल एंट्री से पूरा फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, बस अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के निकालना है कितना कैपिटल, और फिर हम लोग को प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है, दोनों कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे आएगा, हम लोग निकाल देंगे यहाँ पर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, तो कैपिटल निकल के आ जाएगा अपने पास दोनों, ओपनिंग क्लोजिंग। Details of assets and liabilities of Mr. Jalaj as on 31st March 2022 and 31st March 2023 are as follows। तो सारा एसेट्स देके रखा हम लोग को 31/3/23 है, 31/3/24 का भी, तो आप डायरेक्ट इन सबको आप ऐड करो, पूरा एसेट्स आ गया, माइनस को लाइबिलिटीज, आपको कैपिटल मिल गया ना 31/3/23 का इजीली एकदम। देखो कितना आएगा, 62,500 प्लस ये 2,50,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 प्लस 14, ये सारा एसिड आ रहा 476,500 का, माइनस 1,112 मैंने 1,12,500 माइनस 62,500, सब कुछ करके 3,01,500, है ना, टोटल है ये 1,75,000। ये 31/3/23 से हमारा कैपिटल निकल के आ गया। अब देखो इन दोनों का बैलेंस नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन होगा यहाँ पर, आओ देखते हैं। बोलता मिस्टर जलाल डिसाइड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाय 2.5%, बिल्डिंग कितना है 1,25,000, 1,25,000 माइनस 2.5%, ये आएगा 1,21,875। ठीक है, और 10% करना हम लोगों को फर्नीचर पे। ओके, तो फर्नीचर 62,500 था, माइनस करो 10%, ये आ रहा है 56,250। डन। बोलता है क्या, द पीरियड एंडेड इतना के लिए, और मिस्टर जलाज, ये यहाँ पर 24 होगा। ठीक है, मिस्टर जलाज परचेज ज्वेलरी फॉर ₹30,000 फॉर हिज डॉटर इन दिसंबर 2022, और ये यहाँ पर बोलता है क्या, समझो कि यहाँ पर ना ये दिसंबर 23 हो गया यार, यहाँ पर थोड़ा सा डेट्स कह रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो समझो यहाँ पर दिसंबर 23 में ये लोग क्या किया था, ये अपने डॉटर के लिए ज्वेलरी खरीदा, मतलब ड्राइंग एक तरह से, और कुछ नहीं, है ना। और बोलता है अपना कार बेच दिया था, अमाउंटेड कितना 50,000 में, उसको बिजनेस में लेकर आया, मतलब वो उसका एडिशनल कैपिटल होगा 50,000 रुपया। आप ये समझ चलो यहाँ पर ना ये सब 24 का है। ठीक है, डन ना, बस डेट का सही रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, और देखते हम लोग यहाँ पर कितना आ रहा है एसेट्स, तो एसेट आ रहा 56,250 प्लस 1,21,875 प्लस 3,12,500, 1,37,500 प्लस 16,500 93,750, तो ये सब कुछ करके आ रहा 7,38,375, ये आ रहा है इसका यहाँ पर सारा एसेट्स। और लाइबिलिटीज तो दिख ही रहा हम लोग को 1,87,500, दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा 558,75, 558,75 टोटल ये आ रहा। तो आपको दिख रहा है क्या कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कितना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, पता है हम लोग बोलते देखो क्लोजिंग कैपिटल अपना कितना है, देखो 5,58,75, ऐड करते हैं इसमें हम लोग ड्राइंग कितना है 30,000 रुपया, 588,75 लेस करते हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल 3,01,500, और लेस करते हैं हम लोग यहाँ पर एडिशनल कैपिटल, तो 588,75 माइनस 3,01,500 माइनस 50,000, प्रॉफिट आएगा 229,375।
अगर आप चाहते हो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना फिर नेट प्रॉफिट निकालना, तो आप विदाउट डेप्रिसिएशन इसको लिख सकते हो, फिर आप जीपी निकालने के बाद मतलब प्रॉफिट जाएगा उसके बाद डेप्रिसिएशन आप लेस कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम लोग कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, आप चीज़ों को समझो। हम लोग बोलते हैं देखो हमारे पास कैसे निकालना है प्रॉफिट अपने को। हमारे पास मान लो अगर एट द एंड ऑफ द डे 5,000 रुपया बचा हुआ है, ठीक है, और हम लोग 2,000 ड्राइंग भी किए थे, तो हम लोग घर कितना लेकर आए, हम लोग 7,000 ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, हम लोग घर लेकर आए इतना 7,000 रुपया। और हम लोग बोलते हैं एक चीज चेक कर लो कितना पैसा ले गए थे आप, है ना, बिजनेस करने के लिए। तो हम लोग को पता चला कि ये 4,000 रुपये बिजनेस करने के लिए गया था, और 1,000 रुपया फिर बीच में ले गया, मतलब एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल 2,000 का यहाँ पर प्रॉफिट आएगा। इस तरह से निकालते हैं हम लोग इसको, है ना। चलो आंसर मिलाते हैं इसको। तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से कैपिटल, और अगर कैपिटल निकल के आ गया तो फिर आप इसको अप्लाई अकाउंट मेथड में कर दो ऐसे, या फिर आप एलडीएस मेथड में करो, एक ही बात है, आंसर वही आएगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2024 स्टूड एज। कैपिटल अकाउंट है एक्स का, वाई का और जेड का, 8 लाख, 4 लाख 20 और 4 लाख रुपया। सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, फिर बिल्डिंग फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट स्टॉक डेटर, यहाँ प्रोविजन भी 30,000 बनाया हुआ है, जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑलरेडी यहाँ पर है, और कैसेट बैंक। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या देते हैं। मतलब वाई यहाँ से देखो रिटायर हो गया, ठीक है, ऑन 1 April 2024 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। क्या क्या हुआ है, अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, जो भी रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह सब बांटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जनरल रिजर्व है, ये बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर में, है ना, इनके पीएसआर में। फिर जो एसेट्स हम लोग को उसको रिवैल्यू करना पड़ेगा, गुडविल का हम लोग को वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, और गुडविल वैल्यूएशन हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो गेन करेगा एक्स और जेड, वाई का हिस्सा उसको दे देगा गुडविल। मतलब वाई का मान लो 1 लाख बनता है, और 1:1 में गेन कर रहा है एक्स और जेड, तो 50-50 ये लोग गुडविल का हिस्सा दे देगा उसको। इसके बाद अगर मान लो बिजनेस 20 तक चलता है, कहीं पे 3-4 महीना बाद बंद हुआ था, तो उसको उस समय तक का प्रॉफिट, बट यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, सेम डेट पे हो गया। तो यहाँ तक अपने को करना, फिर सारा जो पैसा आ जाएगा वाई का, आइधर हम लोग पे कर देंगे, फिर लोन में ट्रांसफर कर देंगे, फिर हम लोग को दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब कुछ पैसा पे कुछ पैसा लोन में ट्रांसफर, यही होता है रिटायरमेंट में, है ना। और चेक करते क्या क्या हुआ है। तो रिजर्व तो हम लोग बांट देंगे। एसेट लायबिलिटी देखते हैं क्या क्या हुआ है। बोलते ऑफिस इक्विपमेंट को रिवैल्यू करना है 3,27,000 पे। ओके अभी है कितना, ऑफिस इक्विपमेंट 2,40,000 है, नहीं नहीं ये तो फर्नीचर है, 2,80,000 है, तो 57 से बढ़ जाएगा, है ना। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में पड़ेंगे टू ऑफिस सॉरी बाई ऑफिस इक्विपमेंट 57,000 हम लोग बढ़ाना है ना, तो रिवोल्यूशन की एड होगा यहाँ पर, तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट कर देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में हम लोग, ठीक है 57,000। बिल्डिंग को रिवैल्यू करना है 15 लाख पे, बिल्डिंग अभी कितना है, बिल्डिंग 10 लाख है, 5 लाख से ये भी बढ़ जाएगा, तो बाई बिल्डिंग 5 लाख रुपया। फर्नीचर राइट डाउन होगा बाई ₹40,000, तो यहाँ पर समझो अगर रिवोल्यूशन अगर बन रहा है ना, अगर बन रहा है तो 5 लाख का यहाँ पर बिल्डिंग 57 का हो जाएगा, यहाँ पर क्या था यहाँ 57 का ऑफिस इक्विपमेंट, और फर्नीचर घटेगा 40,000 से। दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक को रिड्यूस करना है 2 लाख तक, तो स्टॉक अभी है कितना, स्टॉक अभी 2,50,000 है, 50,000 से स्टॉक भी गया, है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर, तो अभी कितना है, तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000 रुपया, है ना। अभी है कितना, 30,000, ज्यादा है तो 15,000 हम लोग हटाना है, तो बाई प्रोविजन कर दो। सर हाँ बोलो सर, 2,70,000 पे होगा ना 15%, आपने 3 लाख पे कर दिया। नहीं भाई, हमेशा देखना आप ओरिजिनल जो अमाउंट है उतना पे हो, क्यों, क्योंकि डेटर का ओरिजिनल अमाउंट अभी भी 3 लाख है, हम लोग को प्रोविजन बनाना है, मतलब वो शक हो रहा है कि ये डूब सकता है, 30,000 का यहाँ शक हो रहा था हम लोग को डूब सकता है, ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में डूबा नहीं है ना, तो जब तक बैड डेट नहीं तब तक ओरिजिनल डेटर जो है 3 लाख ही माना जाएगा, है ना, उसी पे सब काम अपने को करना है। ओके तो समझिए, समझ गया। ओके सेंटर वैल्यू ऑफ जेएलपी जो 1,50,000, आप देखो इसको आप कैपिटल के थ्रू भी एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप रिवोल्यूशन के थ्रू भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो 10,000 रुपये एसेट का वैल्यू घटा है, आप ऐसा मानो जेएलपी का सेंटर वैल्यू कितना था 1,60,000, 10,000 घट गया, क्या करोगे आप यहाँ पर 2 जेएलपी, ठीक है। अब बोलता है गुडविल वैल्यू होगा 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट विच वर 90, 140, 120, 130, टोटल करो कितना आ रहा है, 4,80,000 डिवाइड बाई 4, एवरेज हो गया इंटू 3 नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो 3,60,000 का तो यहाँ पर हो गया है टोटल गुडविल। अब देखो, अब अगर आपको कहीं पे न्यू रेशियो नहीं बताया ना, आप एक चीज चेक करना, ठीक है, यहाँ पर 3:2:1 था, तो वाई हट जा रहा है, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1, गेनिंग भी कितना होगा 3:1, है ना, यही होगा।
अब क्या हुआ, यहाँ पे y जा रहा है, y का हिस्सा कितना है 2/6, तो y का गुडविल है 2/6, तो y कितना हो गया 1,20,000 क्या, यस 1,20,000। इसको 1,20,000 कौन देगा, तो x और z 3:1 में, मतलब कितना आ रहा है 3:1, मतलब 90-30 आ रहा है क्या। अब बोल रहा है जो वाई का पैसा आएगा ना, पैसा इन लोगों के पास है नहीं, हालत खराब है, लोन में ट्रांसफर कर दो, तो ठीक है कैपिटल करके नहीं, वाई का लोन करके बैलेंस शीट में अब दिखेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ ना यहाँ तक क्लियर है क्या। चलो, तो रिवोल्यूशन देखो क्या क्या यहाँ पर होता है। ऑफिस इक्विपमेंट 47 आ रहा था कि ये, वेट वेट वेट, देख लो रुक जाए एक बार। तो ये था यहाँ पर 3,27,000 और -2,80,000, ओके ओके ये 47 है, ठीक है यहाँ पर तब वो मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है 47 है ये, ठीक है चलो 47 लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 47, ये 5 लाख और ये 15 जो प्रोविजन हमारा एक्सेस था हटाना पड़ा। 40 का हमारा गया फर्नीचर स्टॉक और ये 10 का हमारा जेएलपी, ये करके जो प्रॉफिट लॉस आया हम लोग पीएसआर में बांट दिए। ये इनका कैपिटल का पैसा बाई बैलेंस बीडी, फिर रिजर्व वाला पैसा बांटे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, फिर वाई को गुडविल मिला है 90 और 30 और इन लोग के अकाउंट से हटेगा 90 और 30। वाई का टोटल पेमेंट हम लोग लोन में डाल देंगे, पैसा हमारे पास है नहीं, इन लोगों का कैपिटल एज इट इज दिखेगा, ठीक है ना। तो ये कैपिटल मतलब जितना भी था इन लोग का बैलेंसिंग फिगर आ रहा था, ये आप निकाल सकते हो इस तरह से। डन, और वाई का लोन यहाँ दिखा देंगे। अब देखो बाकी जो हमारा लायबिलिटी एसेट जो चेंज हुआ है वो चेंज्ड वैल्यू पे हम लोग को यहाँ पे दिख जाए, क्यों, क्योंकि मेमोरेंडम तो बन नहीं रहा हमारा यहाँ पर, है ना। और गुडविल का कैलकुलेशन भी यहाँ पर दिखा रखा, आप चाहो तो पूरा देख सकते हो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये अपना डिसोल्यूशन का समय बता। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 2:2:1, their balance sheet as on 31st March 2023 is as follows। कैपिटल है पी क्यू आर का, रिजर्व फंड है, क्रेडिटर्स है, बाकी सारा एसेट्स है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द बिजनेस, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स रियलाइज, ये सब हम लोगों को बेच के मिला, ये समझ लो आप। क्रिएटर अलाउ किया हम लोग को डिस्काउंट 5% का, एक्सपेंसेस आया हमारे पास 1500 का, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था 6000 जो कि ले लिया है क्यू एट ₹4800, 4200 का अमाउंट ड्यू था जीएसटी के लिए, अभी वो समझ में हम लोग का है नोटिस मिला तो, और हम लोग को उसको पे करना है, तो पे हम लोग कर भी दिए। हम लोग को बोलते हैं हम सिंपली क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। तो सबसे पहले जब भी आप करोगे यहाँ पर डिसोल्यूशन का सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है आपको, सॉरी सॉरी, सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है आपको, जितना भी बैलेंस शीट का आइटम है सबको आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना। कैसे कैसे ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स का कैपिटल, रिजर्व, ड्रॉइंग्स, ये सब जितना भी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। इसके अलावा कैश बैंक को छोड़कर जितना भी एसेट लायबिलिटी है सबका सब क्लोज होगा एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब देखो ये आपको बैलेंस बीडी दिखाना है, रिजर्व को बांटना है, ठीक है, पहले आप ये काम कर लो, रिजर्व को बांटना है पीएसआर में 2:2:1 में, पहले ये काम कर लो, आ जाओ। तो आपने यहाँ बैलेंस बीडी दिखाया, आपने रिजर्व को बांटा, हो गया। फिर जितना भी एसेट लायबिलिटी है ना, आप देखो ही मत कि एक्चुअल में कितना में वो रियलाइज हुआ, चाहे कितना में सेटलमेंट उसका हुआ है, आप वो देखो ही मत, आप सीधा देखो यहाँ पर कितना का बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू बस देखो आप। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी 1,08,000, फिक्सचर इतना, सबको क्लोज करना है। अब अगर क्लोज कर रहे हो तो एसेट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, सर क्लोज कर रहे एसेट डेबिट होता है नॉर्मली, क्लोज होते क्या हो, क्रेडिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, ये सारा का सारा एसेट आप क्लोज कर दो, सबका सब क्लोज कर दो एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो अब बुक वैल्यू पे 1,08,000, 24, 60, 48 इस पे होगा, और क्रेडिटर में बाई क्रेडिटर 48, लाइबिलिटी क्लोज होगा, डेबिट होगा, ठीक है सर कर दिए हम लोग, दिख रहे क्या यहाँ पे, ठीक है ये सारा क्लोज तो हो गया, डन। अब क्या होगा समझो, एक बार ये क्लोज हो गया ना, अब जो भी बिक रहा है हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट हमारे पास है नहीं। आप बताओ प्लांट एंड मशीनरी नाम का कोई एसेट है आपके पास, नहीं सर एसेट तो है ही नहीं हमारे पास, हमारे पास जो अब रियलाइजेशन है। अब अगर एसेट बिका ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बोलेंगे। लायबिलिटी पे होगा ना तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास लायबिलिटी है ही नहीं, हमारे पास क्या है अब रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक चीज ध्यान में रखना, आपका कोई एसेट या लायबिलिटी रिकॉर्डेड था कि नहीं था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, क्योंकि जो रिकॉर्डेड था ना वो भी क्लोज हो चुका है, जो रिकॉर्डेड था वो भी क्लोज हो चुका है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता पर्टिकुलर एसेट हम लोग के पास रिकॉर्डेड था या नहीं था,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर वो रियलाइज हो रहा है तो टू बैंक करेंगे, सॉरी मैं बाई बैंक करेंगे, और अगर वो पे हो रहा है कोई लाइबिलिटी तो टू बैंक करेंगे हम लोग, बात खत्म। मान लो सर कोई पार्टनर लेके चला गया एसेट, तो ठीक है बाई पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, दैट्स इट। हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पर कि अब वो लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था। हो सकता है ऐसा सम में से हम लोग को इसी सम में पूछा है ना कि कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट था, कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जैसे जीएसटी हुआ था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, तो भाई जो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड था वो भी तो क्लोज हो चुका है, तो हमारे पास ऐसे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो अब ठीक है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सड स्टॉक, डेटर, ये सब इतना का बिका, ये सब कुछ दिखा देंगे हम लोग बाई कैश या बाई बैंक, तो हम लोग यहाँ पर कैश है तो बाई कैश दिखा के सब कुछ दिखा देंगे, है ना। आ गया ये। उसका बोलता है कि जो क्रिएटर को हम लोग को पे करना था 5% डिस्काउंट दे, क्रिएटर था कितना 4800, तो 2400 का डिस्काउंट दिया, 4500 600 का पेमेंट आप कर दो। फिर जो हम लोग का जीएसटी का पेमेंट होगा, है ना, देखो आप यहाँ पर अगर आपको जीएसटी का पेमेंट करने बोला 4200 का, लाइबिलिटी रिकॉर्डेड नहीं था, फर्क नहीं पड़ता है, पेमेंट हुआ लिख दो। एक्सपेंस है 1500, आप वो भी दिखा दो, तो ये 1500 ये 4200 सब कुछ होगा। फिर बोलता है हमारे पास एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, कितना का 6000 का, उससे फर्क नहीं पड़ता कितना में रियल है जो उसका बात करो। एक पार्टनर लेके चला गया 4800 में क्यू, तो ठीक है बाई क्यूज कैपिटल 4800 कर दो ना, बाई क्यूज कैपिटल 4800 कर दो, दैट्स इट। जो प्रॉफिट लॉस आया बांटो अब तीनों का पीएसआर में, है ना। और जो क्यू ले गया 4800 वो यहाँ पर आएगा। जो पैसा आया था कैश अकाउंट में डेबिट टू रियलाइजेशन कर दो, और जो पैसा गया है वो हम लोग का बाय रियलाइजेशन हो जाएगा, है ना। और जो बैलेंस था हम लोग कैश का दिखाई रखे थे। अब क्या होगा, जितना इन पार्टनर्स को पेमेंट करना होगा बैलेंसिंग फिगर, उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट यहाँ पर बचा होगा और ये कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या, इजी लग रहा तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एनपीओ से, है ना। बताइएगा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ नोबेल कॉलेज प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द एंडेड 31st मार्च, मतलब मार्च 2024 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो तो बोलता है क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है स्टूडेंट्स का, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, है ना, एनपीओ के लिए लाइबिलिटी हो जाएगा ये कॉलेज है, समझ में आ रहा है क्या, तो स्टूडेंट्स का जो डिपॉजिट होगा हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, ये कैपिटल फंड हमारा जो जनरल कैपिटल जो फंड रहता है हमारा, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर इस साल का सरप्लस ऐड करेंगे, डेफिसिट हुआ तो लेस करेंगे, ये सब हमें देखना है। बिल्डिंग फंड ये भी हमारा लाइबिलिटी में दिखाना है। ट्यूशन फी रिसिप्ट ये हमारा इनकम है। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स ये भी हमारा इनकम है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग माने कुछ नहीं बोला तो ये जनरल होगा ग्रांट, और ये हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा इनकम में जाएगा। होटल रूम रेंट ये भी हमारे इनकम में जाएगा। अब बोलते तो क्या, मिसलेनियस रिसिप्ट है, नेट है, नेट मतलब जो खर्चा हुआ होगा उसको हटा के बात कर रहा है ना, सब कुछ नेट करके बात कर रहा है, तो ठीक है ये भी हमारा इनकम हो गया। कॉलेज स्टोर्स देखो अब सेल हुआ है, सेल कितना हुआ है, तो यहाँ पर जो स्टोर्स में सेल हुआ वो 7,60,000 है, हम लोग पूरा नहीं लेते इसका, हम लोग को प्रॉफिट वाला पार्ट लेना है। या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पूरा लेना पड़ेगा सेल, फिर कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, इसका जो प्रॉफिट होगा सब में बताएगा, वो हम लोग कंसीडर कर लेंगे इनकम में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये हमारा लाइबिलिटी है। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई से देखो ओपनिंग स्टॉक था अपने पास 3,10,000 का, ठीक है। फिर बोलता है परचेज हुआ है 8,20,000, तो टोटल ये स्टॉक हो गया। फिर 8,20,000 कितना हो गया 11,30,000। तो हम लोग ना यहाँ पर देखो हम लोग कितना परचेज हुआ उससे मतलब नहीं, हम लोग जितना कंज्यूम किए वो दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, है ना। तो जितना कंज्यूम होगा वो दिखाएंगे, जो बैलेंस बच जाएगा वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब बोलता है क्या यहाँ पर, ठीक है देखा जाएगा हमारे पास 11,30,000 है, ध्यान में रखना। फिर बोलता है सैलरी दिया गया टीचिंग वाले स्टाफ को, फिर रिसर्च वाले स्टाफ को 1,25,000, यहाँ पर टीचिंग वाले को 8,75,000, दोनों खर्चा में जाएगा। स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया स्टूडेंट्स को 85,000। फिर स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्सपेंस 37, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ये सब हमारा एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंडिचर में। अदर इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स एंड मोटर व्हीकल, ये सब कुछ हमारा एसेट्स में जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और लैंड को छोड़ दो तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, मोटर व्हीकल, ये सब हमारा डेप्रिसिएबल एसेट हमारा है ना। तो इन सब पे देखो आपको आज तक का प्रोविजन कितना बन रखा है, डेप्सन वही बता दिया। इसका मतलब ये कॉस्ट है, जैसे बिल्डिंग का कॉस्ट है यहाँ पर 15,50,000, उस पर आज तक का डिप्रिसिएशन है 4,90,000, डब्ल्यू कितना होगा, -4,90,000 करो तो 10,60,000 का डब्ल्यू है इसके ऊपर, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक और लाइबिलिटी ये सब हमारा एसेट्स है।
आगे बढ़ते क्या क्या बोल रहा है। बोलता है मटेरियल एंड सप्लाई जो कंज्यूम हुआ है फ्रॉम द कॉलेज स्टोर, कहाँ कहाँ पे हुआ बता रहा है। तो टीचिंग वाले स्टाफ हो गया 52,000 का, वो लोग मान लो खाया होगा इतना बैठ बैठ के, ठीक है, या फिर मतलब जो भी इन लोगों को सप्लाई किया। फिर रिसर्च वाला स्टाफ को 1,45,000, स्टूडेंट्स वेलफेयर में गया 78, गेम्स और स्पोर्ट्स में गया इतना। ये सारा हम लोग कंज्यूम हम लोग दिखा देंगे रेस्पेक्टिव खर्चा के साथ साथ, ठीक है। फिर स्टोर सेलिंग जो प्राइसेस है वो फिक्स्ड है टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब आप समझो अगर 7,60,000 का 15% कितना होता है, ये होता है 1,14,000। तो 1,14,000 हमारा प्रॉफिट, डायरेक्ट प्रॉफिट हम लोग दिखाएंगे। अब आप चेक कर लो ना स्टोर्स का कितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। तो हमारे पास 11,30 था, कितना कंज्यूम हुआ है इन सबको देकर, कितना कंज्यूम हुआ है 52, 1,45,000, 78, 24, सब मिला कंज्यूम हुआ है यहाँ पर 2,99,000। तो ये तो एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में दिखाई देंगे हम लोग इसको। इसके साथ साथ आप चेक कर लो ना कितना आपका हुआ है सेल के टाइम कॉस्ट। तो भैया देखो 7,60,000 था सेल, उसका 15% प्रॉफिट है, 85% कॉस्ट होगा इंटू 85%, ये आ रहा 6,46,000। तो बाकी तो बचा होगा, है ना, 11,30,000 माइनस 2,99,000 माइनस 6,46,000। तो 1,85,000 का जो स्टॉक है ये हम लोग दिखा देंगे बैलेंस शीट में। अब देखो ये हम लोग कंज्यूम खर्चा में दिखाएंगे ही, और इसका तो हम लोग नेट दिखा दिए ना, तो अलग से खर्चा दिखाना ही नहीं है 6,46,000 का। अगर आपको खर्चा दिखाना था पूरा तो सेल्स पूरा दिखाओ फिर खर्चा दिखा दो, बट हम लोग इसका प्रॉफिट दिखाते हैं नेट, तो प्रॉफिट दिखा देंगे, अपने आप खर्चा हमारा बुक हो गया, ये 1,80,000 आपका स्टॉक दिख जाएगा, ठीक है सर। उससे बोलता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा ऑन स्टेट लाइन बेसिस ऑन द फॉलोइंग रेट। बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग कितना था, बिल्डिंग था 15,50,000, उसके ऊपर 5% कितना होगा 77,500। तो ये जाएगा हमारा एक्सपेंडिचर में, ये एक खर्चा। और जब दिखाना है बैलेंस शीट में आपको, आप क्या बोलोगे, कॉस्ट है 15,50,000 और आज तक का डेप्रिसिएशन था 4,90,000, और हो गया इस साल 77,500, 4,90,000 प्लस 77,500, ये आ रहा 5,67,500। कितना आ रहा है ये तब नेट करके, ये आ रहा 9,82,500। सारा एसेट्स ऐसे ही कर देंगे हम लोग। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, इतना आसान है चीज, है ना। 12 मार्क्स का दे रखा है। और देखते हैं, देखो यहाँ पर तो सैलरी वाला खर्चा है ना, सैलरी में टीचिंग का और रिसर्च का। फिर मटेरियल कंज्यूम हुआ है टीचिंग में और रिसर्च में इतना इतना। स्पोर्ट्स एंड गेम एक्सपेंसेस में कैश इतना लगा और फिर मटेरियल इतना लग गया। फिर वैसे स्टूडेंट वेलफेयर में कैश लगा मटेरियल लग गया। स्कॉलरशिप दिखा दिए, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, बाकी वैसे सबका डेप्रिसिएशन। फिर वैसे अगर यहाँ पे आप देखो तो ट्यूशन एंड अदर फी जो आया था, गवर्नमेंट ग्रांट आया था, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सब आपको दिख रहा है क्या। और प्रॉफिट ये वैसे आया होगा 7,60,000 का 15%, है ना। फिर आपको एसेट सारा यहाँ पे दिख जाएगा, लैंड में कोई डेप्शन होगा नहीं, इसमें हम लोग निकाले ही थे अभी, वैसे सब सब एसेट का वैसे ही लिख लेगा। और देखो आप यहाँ पे स्टोर्स का 1,85,000 बचेगा, ये कैसे आया ये भी यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 3,10,000 था, 8,20,000 आया, 11,30,000, 6,46,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,99,000 जो कंज्यूम हुआ है हमारे पास। तो बाकी इतना बैलेंस बचा हुआ है, कर पाओगे क्या। और प्रोविजन फॉर डेप्शन, जैसे बिल्डिंग का बात करो 4,90,000 ओपनिंग था, फिर इस साल इतना एडिशन हुआ, टोटल इतना आ रहा है, इस साल सब निकालना हम लोगों को। बोलो क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना इजी था, देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5A क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिसेस मैनग्रोव आर्ट्स वर अनेबल टू अग्री द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड हैव रेज्ड अ सस्पेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंस नेक्स्ट ईयर। अब देखो फिर से क्या हुआ, जैसे हमारा एमटीपी 1 में भी हुआ था ना, नेक्स्ट ईयर हमने पता चल रहा हम लोग को। अब अगर नेक्स्ट ईयर पता चला है तो अब एक चीज ध्यान में रखना, जहां जहां पर करेक्शन करते वक्त नॉमिनल अकाउंट आया वहां कौन सा अकाउंट यूज करेंगे हम लोग, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड, क्या क्या हुआ है, रिपेयर्स मेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो आपने यहाँ पर देख रहे हो क्या, आपने क्या किया यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जबकि रेवेन्यू खर्चा था ये, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। ठीक कैसे होगा ये, आपने फालतू बिल्डिंग को डेबिट किया ना, आपने फालतू बिल्डिंग को डेबिट किया ना, आप क्या करोगे अभी, आप एक काम करो, आप बिल्डिंग को यहाँ पर, आप बिल्डिंग को यहाँ पर क्रिएट कर दो, ठीक है। और रिपेयर्स को डेबिट करना था, आपने किया नहीं, तो रिपेयर्स डेबिट होगा। लेकिन रिपेयर्स फिर से कौन सा अकाउंट है बताओ ना मुझे, नॉमिनल अकाउंट लग रहा है क्या आपको देखकर, हाँ सर नॉमिनल तो लग रहा है, तो बस बात खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बोलता द एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेस जर्नल वाज शॉर्ट बाय 9,000, तो खर्चा कम दिखाया है ना,
और ये आपको दिख रहा है कि कैसा एरर है, ये आपका वन साइड वाला एरर है, सस्पेंस भी आया होगा। तो ठीक है, एक काम करो, आप खर्चा दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आप दिखा दो, डेबिट कर दो, और टू दिखा दो यहाँ पर सस्पेंस। तो आओ इन दोनों को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग, ठीक है, और फिर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। क्लियर है ना। नेक्स्ट बोलता है गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 6150 रिटर्न बाय अ कस्टमर लीना। आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लीना। आपने गलती से किया क्या, वो चेक करते हैं। हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ लीना, लीना को डेबिट कर दियो, और सेल रिटर्न को भी डेबिट किया, तो सेल रिटर्न तो ठीक था, लीना में गलती हुआ ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग लीना को क्रिएट करते हैं। अब देखो, अगर आपने लीना को क्रिएट किया 6150 से ना, तो खाली जो डेबिट हुआ तो वो कैंसिल होगा, बट क्रिएट करना भी तो हम लोग को एक बार। आपको समझ में आ रहा है क्या। सोचो जब गलती हुआ होगा, सोचो जब गलती हुआ क्या हुआ होगा। आपने सेल रिटर्न डेबिट किया, आपने लीना डेबिट किया, तो टू सस्पेंस आया होगा डबल अमाउंट से। अब सस्पेंस हटेगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा डबल अमाउंट से, और टू लीना डबल अमाउंट। तो 6150 इंटू टू कितना हो रहा है, 12,300 आ रहा है क्या। यस, तो लीना टू सस्पेंस 12,300, सॉरी सस्पेंस टू लीना 12,300, ये लिखे ना हम लोग यहाँ पर। तो हाँ, सस्पेंस टू लीना, डन। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹1,80,000। ओके, तो आपका यहाँ पर एसेट सेल हुआ है, एसेट क्रेडिट होना चाहिए था। क्या किया है, हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल लो क्रेडिट कर दिया, टोटल ऑफ विच हैड बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। तो यहाँ गलती से क्या हुआ समझो, यहाँ पर सेल्स हमारा बढ़ गया जो बढ़ना नहीं चाहिए था, तो सेल्स को आप करो डेबिट, और टू फर्नीचर, लेकिन सेल्स को डेबिट कर नहीं सकते, नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या करें, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना है यहाँ पर, 1,80,000, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 1,80,000 हो गया। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम लकी एंड कंपनी फॉर ₹45,000 हैड बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। बैंक के पास कैसे गया बिल, हम लोग डिस्काउंट कराए होंगे। देखो डिस्काउंट तो करा लिए थे, ऑनर्ड हो गया बिल, तो हमारा कोई मतलब था ही नहीं, लेकिन जैसे डिसऑनर्ड हुआ बैंक हमको पकड़ेगा, हम जिससे बिल लिए उसको पकड़ेंगे। तो हम लकी से पैसा मांगेंगे, हम क्या बोलेंगे, लकी को फिर से डेबिट करेंगे, लकी एंड कंपनी, और टू बैंक, क्योंकि बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा। हम किए क्या है, बोलता है हैड बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक एट डिसऑनर्ड एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक, बैंक को क्रेडिट किया, बढ़िया बात है। डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, नहीं, बिल रिसीवेबल कैसे डेबिट हो सकता है, बिल तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया बिल भाई अपने पास से, तो है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लकी एंड कंपनी को डेबिट करना पड़ेगा, बिल को हटाना पड़ेगा, बिल को क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाके चीजें ठीक होंगी, है ना। तो लकी एंड कंपनी टू बिल्स रिसीवेबल। बोलो क्लियर है क्या। चलो, और देखो ये सेम सम मैंने करा रखा आपको, ऐसा पूरा एकदम सेम सम करा रखा, वापस से डिस्कस नहीं करूँ, आपका भी टाइम जाएगा। एमटीपी 1 ने हमने किया रहता है इग्नोर में, इसको मैं फिलहाल अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना हम लोग को यहाँ पर, देखते क्या पूछ रहा है। बेटा मिस्टर मनदीप runs a factory which produces motor spares of export quality, ठीक है। The following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st of March 2024। पर WIP है ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, जब बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम लोग तो दिखा देंगे ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग WIP 3,90,000, क्लोजिंग WIP 5,07,000, ठीक है। फिर रॉ मटेरियल परचेज हुआ इतना 12,10,000, ओपनिंग था 3,02,000, कितना हो गया 12,10,000 प्लस 3,02,000, है ना। फिर क्लोजिंग है इतना, रिटर्न कर दिया इतना, कंज्यूम निकल गया अपने आप, 3,28,000 हटा दो ना, तो कंज्यूम आ गया 11,84,000 आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग देख देंगे हम लोग यहाँ पर कितना 16,000, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डाल देंगे इसको हम लोग। वेजेस डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा समझ लो एक तरह से, है ना, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जाएगा हमारा 48,000, और ये 2,10,000। फिर ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा हमारा, ठीक है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। तो वेजेस जाएंगे डायरेक्ट वेजेस हमारा इतना, फिर इनडायरेक्ट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर दिखा देंगे रॉयल्टी। फिर देखो ये सब हमारा ओवरहेड में जाएगा ना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डिप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री सेट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और जो बाई प्रोडक्ट सेल हुआ है ये हम लोग क्रेडिट में दिखा देंगे, बाई सेल और बाई प्रोडक्ट 20,000 रुपये, इतना आसान है। फिर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो चल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो यहाँ पर तुमने दिखाया पहले WIP ओपनिंग क्लोजिंग, फिर ये 11,84,000 हमारा निकल के आ गया ये, फिर डायरेक्ट वेजेस 2,10,000, डायरेक्ट एक्सपेंस का इतना, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चला जाएगा, डन। और फिर बाई प्रोडक्ट का सेल हटाकर ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे हम लोग, फिर आगे ट्रेडिंग अकाउंट कंटिन्यू होगा, ट्रेडिंग PL बनेगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं।
किसी का सम है ये, तो हमारे पास ये सम है, फाइनल कॉल किया है, बोनस का सम है ना। चलो देखते हैं। वो द फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ वर्मा लिमिटेड एज ए 31 मार्च 2023। शेयर कैपिटल हमारे पास, ऑथोराइज कैपिटल 30,000, 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 3 लाख का, 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो 30 लाख का, ठीक है, ये हमारे पास ऑथोराइज है। इशूड कितना कितना है, 24,000, 12% प्रेफरेंस शेयर है, 2,70,000 इक्विटी शेयर है 10 ईच, 8 पेड अप, तो पूरा अभी हम लोग मांगे भी नहीं है ना, मतलब समझो यहाँ पर अभी जब नहीं बोलता हम लोग मानना अभी मांगे ही नहीं है, अभी तक कॉल भी नहीं किए, तो 8 मांगे 8 मिल गया, वरना दिखाता कॉल एरिया, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सीआरआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम और ये सब देकर रखा है। सीआरआर क्या है सर, तो पता ही हम लोग, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, है ना। जब हम लोग, आपको ध्यान में होगा जब हमने पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, जब हम लोग क्या करते हैं बताओ, अगर नया शेयर इशू करके हम लोग नहीं रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स, हम लोग अपना एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना होता है हम लोग को, अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ता है, और इस सीआरआर का एक ही यूज है, फिर बोनस शेयर बांटना है ना। चलो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ दे रखा है, ट्रेडिंग कैश है, मतलब बोनस में यूज हो सकता है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख का। On 1st April 2023, the company has made a final call of ₹2 each on 2,70,000 इक्विटी शेयर, तो पहले फाइनल कॉल जैसे आप करते हो वो कर लो, है ना। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया 2,70,000 इंटू 2, 5,40,000, ये इतना आसान है। फिर बोलता है क्या, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल, देयर आफ्टर द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। हमारे पास शेयर है कितना, हमारे पास शेयर है 2,70,000, है ना, हमारे पास शेयर 2,70,000, ठीक है, और फुल्ली पेड हो चुका, आप फुल्ली पेड को बोनस आप दे सकते हो। फिर 1 for 4 हेल्ड है ना, यस, तो कितना होता है ये, 67,500 इंटू 10 का शेयर, तो 6,75,000 चाहिए हम लोग को, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम और हमारे पास फ्री रिजर्व में, ठीक है, मिलाकर। सबसे पहले सीआरआर यूज करेंगे 1,20,000, ठीक है, फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे 75, और फिर जनरल रिजर्व, पीएल सब यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो जो बचेगा हम लोग कर लेंगे इतना यूज। फिर बोलता है क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर द ईयर 22-23 शेयर ऑलरेडी बीन पेड बाय द एंटिटी, ठीक है, पेमेंट कर दिया, बढ़िया बात, हम लोग को अलग से पेमेंट नहीं करना, एंट्री नहीं दिखाना इसका। सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन इतना, तो अब क्या होगा बताओ, पहले एंट्रीज दिखाएंगे, फिर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, चलो आप दिखते पहले हम लोग एंट्रीज, है ना। सबसे पहले देखो क्या होगा, हम लोग को कॉल करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा, कॉल किए पैसा ले लिए, अब आपको बोनस ड्यू करना पड़ेगा, जो भी रिजर्व्स का पैसा यूज करो उन सबको डेबिट करो टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, ऐसे दिखाओ, है ना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, जनरल रिजर्व और बैलेंस हम लोग यहाँ से यूज कर लिए, तो 6,75,000 हम लोग यहाँ दिखा दिए, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ जाएगा आपका बैलेंस शीट में, तो अब देखो ऑथोराइज तो इतना ही रहेगा, है ना। इशूड में पता क्या होगा, इशूड में पता क्या होगा, ये 2,70,000 था ना, 2,70,000, इसमें 67,500 ऐड होगा, तो पता हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि हमारा ऑथोराइज भी बढ़ गया होगा, ऑब्वियसली तभी तो यहाँ पे आ रहा है सब, ठीक है, तो ये 67,500 इसमें हम लोग का ऐड होगा। फिर रिजर्व्स में आप अगर चेक करो, सीआरआर पूरा यूज हो गया, अब जीरो बचेगा, सिक्योरिटी में पूरा यूज हो गया, अब जीरो बचेगा, जनरल रिजर्व जितना यूज हुआ वो हम लोग लेस कर देंगे, पीएल जितना यूज हुआ वो हम लोग लेस कर देंगे, और आई थिंक पूरा का पूरा जनरल रिजर्व भी हमारा यूज हो ही गया था, ठीक है। चलो आओ देखते हैं हम लोग। तो देखो, ये हम लोग का 337,500 क्यों हुआ, हम लोग यहाँ पर बढ़ाना पड़ा हम लोग को ऑथोराइजेशन, हम लोग बोनस दिए, ठीक है, तो हम लोग मानेंगे ऐसा कि जो भी प्रोसीजर होगा फुलफिल करके यहाँ पर इंक्रीज किया गया, डन। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में अगर चेक करो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो चुका है, सीआरआर खत्म हो चुका है, जनरल रिजर्व खत्म हो चुका है, जो बचेगा यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट 6 का ए, और लास्ट में बाकी जो थ्योरी है बाकी खुद से करना आपको। देखो यहाँ पर बोलता है, वुडलैंड मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे देना आपको ₹1, अलॉटमेंट पे ₹2, फर्स्ट कॉल पे 3, फाइनल कॉल पे 4, ठीक है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, जो हम लोग 10,000 दिए थे पूरा पूरा सब्सक्राइब हो चुका है, बढ़िया बात है। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करेंगे, क्या करेंगे उसके एंट्री हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपया, ठीक है। अब बोलता अमर टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after the allotment, भाई वेट ही नहीं किया, फेल किया सीधे मतलब सीधे फोर्फीचर,
ठीक है, कोई बात नहीं। पहले देखो, आप पहले एंट्री करोगे आप अलॉटमेंट रिसीव का, कितना मिला होगा आपको? 10,000 शेयर में 100 नहीं मिला, 9,900 तो मिल गया होगा, इंटू 2 कितना होगा? 19,800। बाकी कॉल्स इन एरियर 200, और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,000, 10,000 इंटू 2। अब क्या करना है हम लोग को? हम लोग को यहाँ पर 100 शेयर को हम लोग को फॉरफिट करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर पे आज तक जितना रुपया मांगे हैं, जितना कॉल्ड अप है, सीधा सीधा बाकी जितना रुपया कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था। तो देखो 1 रुपया ट्रांसफर हुआ था एप्लीकेशन के टाइम, और 2 रुपया हम लोग ड्यू तो कह दिए थे, क्योंकि एप्लीकेशन ने पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है ना। लेकिन बाकी में क्या होता है? अलॉटमेंट कैपिटल, अलॉटमेंट कॉल सब में क्या होता है बताओ? वहां पहले हम लोग डी1 ट्रांसफर करते हैं, फिर हम लोग रिसीव करते हैं। तो हमने ड्यू तो कर दिया 2 रुपया। टोटल कितना ड्यू हो चुका था? हम टोटल कितना कॉल किए थे? 1 और 2 3 रुपया। तो ये 3 रुपया, 300। जिसमें से हम लोग को कितना नहीं मिला है? हम लोग को नहीं मिला है तो हमारा कॉल्स इन एरियर कितना? तो यहाँ पर 200 रुपया, 100 इंटू 2 हम लोगों को नहीं मिला। और जो मिल गया वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा शेयर फॉरफीचर में, 100 इंटू 1, 100 रुपया। अब ध्यान रखना, अब जो भी आगे होगा सब बात 9,900 शेयर पे होगा। ठीक है, हम लोग 9,900 शेयर पे हम लोग फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल 9,900 इंटू 3 कितना आ रहा है? ये 29,700 ये आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। बता, कभी टू हुम 150 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया हम लोग को मिला होगा बताओ ना? बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 शेयर था, 150 पे नहीं मिला। 9,900 माइनस 150 इंटू 3 हम लोग को मिल गया होगा 9,900 माइनस 150 इंटू 3, 29,250 ये मिल गया होगा। कितना एरियर हो गया? एरियर हो गया 150 इंटू 3, 450, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 29,700 ये हुआ होगा, है ना। डन। अब बोलता उसका शेयर भी फोरफिट कर लिया हम लोग आफ्टर फर्स्ट कॉल। देख रहे हो वेट ही नहीं कर रहे, एकदम रिग्रेसिव, देख रहे हो क्या? ठीक है ना, क्या बोलते अग्रेसिव एकदम, ठीक है ना, एकदम मतलब एग्रेसिवली एकदम सीधे सीधे बोल रहा फोरफिट, हम लोग वेट ही नहीं करेंगे। छोड़ो भाई, इन लोग को कोई वेट नहीं करना, नाटक कर रहा है, पैसा फेल करेगा सीधे सीधे फोरफिट। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया बात है। अब क्या करें? फिर से फोर पीछे करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 150 शेयर। आज तक कितना मांग लिए थे? देखो, एक एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल का भी मांग ही लिए थे हम लोग। तो 900 रुपया डेबिट कर दो आप। और उसके बाद फिर क्या करोगे आप? फिर बोलो कॉल्स इन एरियर में कितना गया होगा? 450, 150 इंटू 3 जो नहीं मिला। और जो मिल गया था वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हम लोगों का शेयर फोर फीचर 150 इंटू 3, 450। अब आपके पास कितना शेयर है? 9,900 माइनस 150। अब आपके पास 9,750 शेयर ही है, और इसी पे फाइनल कॉल ड्यू होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,750 इंटू 4, यही होगा। ठीक है, अब क्या बोलता है? आफ्टर वो द सेकंड एंड फाइनल कॉल मेड, दिलीप जिसको 50 शेयर अलॉट किया गया था वो नहीं दिया है सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 9,700 शेयर पे ही सिर्फ हम लोगों को पैसा मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट इंटू 4, 38,800। बाकी यहाँ भी एरियर हो गया दिलीप का 200 रुपया, 50 इंटू 4, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल, है ना। अब समझो यहाँ पे क्या होगा? कितना रहे? 9,750 इंटू 4, 39,000। अब समझिए क्या होगा? अब फिर से इसका शेयर भी फोरफिट हुआ है ना। अब इसका शेयर भी फोरफिट होगा, ऑब्वियस सा बात है, इसका शेयर भी फोरफिट होगा। जब फोरफिट होगा क्या बोलेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 50 शेयर, और इस पे तो पूरा ही पैसा मांग चुके थे। कितना एरियर हुआ है? कॉल्स इन एरियर 50 इंटू 4, 200। तो बाकी तो शेयर फोरफिचर में जाएगा 50 इंटू 6, 300। डन क्या? समझ रहे हो क्या? ठीक है सर। अब आगे क्या हुआ है? बोलता है सारा का सारा फोरफिटेड शेयर रीस हुआ है। आप बताओ पहले कितना फोरफिट हुआ है शेयर? तो देखो, एक तो 100 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 50 हुआ, टोटल कितना शेयर फोरफिट हुआ है? 300। अब सब रीस हो रहा 9 करके, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 9, 2700। तो शेयर फोरफिचर डेबिट होगा 300 इंटू 1, 300, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू 10, 3,000।
अब आपको चेक करना है यहाँ पर कि कितना पैसा जाएगा यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में। तो अब सबका सब शेयर रीइशू हो चुका, तो अपना चीज आसान हो चुका है। कितना फायदा हुआ देखो, देखो पहला जो 100 शेयर था उस पर सिर्फ फायदा हुआ 1 रुपया, मतलब 100 रुपया ही गया था फोरफीचर में। ठीक है, जो दूसरा हम लोग फोरफिट किया 150, उस पर हम लोग को ये दोनों मिल चुका था, मतलब ये फायदा हुआ था 150 × 3 450। आप चेक भी कर सकते हो, है ना। और जो लास्ट वाला शेयर फोरफिट हुआ उससे हम लोग को फायदा कितना हुआ था, 50 × 6 300 का फायदा हुआ था। टोटल कितना हुआ 150, 100 4.5 कितना हो गया 550, 3 850, और माइनस हम लोग करेंगे 300 का नुकसान, 550 रुपया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बोलो क्लियर है क्या। चलो हम लोग पूरा आंसर एक बार देखते हैं। पहले बोलता है बैंक ऑन डेबिट टू एप्लीकेशन, पूरा हम लोग मिलेगा और ट्रांसफर करेंगे इसको हम लोग। ड्यू तो हम लोग पूरा ही कर देंगे, ठीक है। और हम लोग को नहीं मिला पैसा, डायरेक्ट हम लोग एंट्री करेंगे बैंक ऑन डेबिट कॉलिंग एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम लोग फॉरवर्ड करना है यहीं पर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, से कैपिटल 300 रुपया, टू फॉरफीचर 100, टू अरियर हमारा चल जाएगा यहाँ पर 200, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिखाए थे हम लोग। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मेड होगा, बट अब वो 100 को छोड़ के मेड होगा, वो तो फोरफिट हो गया ना, छोड़ दो उसको। अब जो फोरफिट हो गया वापस से उसको थोड़ी हम लोग पैसा मांगेंगे, वो तो फोरफिट हो गया। फिर हम लोग बोलेंगे बैंक ऑन डेबिट टू, इतना हम लोग को पैसा जो मिल जाए, कितना मिला हम लोग को, मिला हम लोग को डायरेक्ट ये वाला एंट्री करते हैं ना, ठीक है। डन, इसको फोरफिट भी किया था हम लोग 450, यहाँ भी हमारा फायदा हुआ था, ठीक है। ऐसे करते करते सब सारा एंट्री देखो इतना ईजी है। 39 पहले मेड किया, फिर यहाँ भी 38 800 मिला, 200 का एरियर हुआ, और सब करने के बाद हम लोग क्या हुआ, इसको भी हम लोग फोरफिट कर दिए। और यहाँ पर हम लोग री इशू किए और लास्ट में 550 रुपया गया हमारा कैपिटल रिजर्व में। बोलो क्लियर है क्या। बाकी थ्योरी क्वेश्चन खुद से कर सकते हो यहाँ पर। चलो, आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर है, और अगर सब कुछ अच्छे समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में MTP सेट 3 के साथ। बाय बाय।